दरअसल इतिहासकार इस बात को अब नकार दिया है। दूसरी थ्योरी में जैसे लैम्ब्रिक एक बड़े पुरातत्व शास्त्री थे, उन्होंने सिंधु नदी और इसके नदी तंत्र के बहावों का विश्लेषण किया हजारों सालों का, और भाई उन्होंने कहा कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया, इसलिए जो बड़े शहर थे वो इस नदी की गाद में जो है समा गए और डूब गए, और मतलब वहां पर गाद जमा हो गई और इस सभ्यता का पतन हो गया। फेयर सर्विस पारिस्थितिक असंतुलन को बताते हैं। फेयर सर्विस जब पारिस्थितिक असंतुलन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अधिशेष जब तक रहता है तब तक कोई भी सभ्यता फलती और फूलती रहती है, और वो अधिशेष चाहे उनके वाणिज्य व्यापार से सरप्लस प्रोडक्शन हो या फिर क्षेत्रीय सीमा पर बसे हुए जो गांव हैं, जो शहर के जीवन को संचालित करने के लिए दैनिक खान पान की चीजें भेज रहे हैं, उसमें संभवतः कमी आई होगी और इसकी वजह से पारिस्थितिक असंतुलन हुआ होगा और यह सभ्यता जो है विनाश हो गई। डी.के. चक्रवर्ती का नाम आता है, वो कहते हैं कि नगरीय एवं ग्रामीण संतुलन बिगड़ने से यह विनाश हो गया। आज भी अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो नगरों का अस्तित्व कहीं न कहीं ग्रामीण सपोर्ट से ही है, क्योंकि रॉ मटेरियल और खाने पीने की चीजें गांवों से ही शहरों में जाती हैं और शहर पूरी तरह से उद्योग धंधों और वाणिज्य व्यापार पर रहता है, लेकिन उसके पीछे का जो है वो एक कृषक समुदाय और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही उसको सपोर्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो विभिन्न इतिहासकारों ने ये सिद्धांत दिए हैं उसमें हम सहसा पतन के सिद्धांत को नहीं मानते, और आज विद्वान तो इस बात पर विमर्श कर रहे हैं और मान रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन नहीं हुआ बल्कि उसकी सांस्कृतिक क्षेपण में एक तरह से बदलाव आया है। और हम देखते हैं कि सिंध में जैसे अमरी हो गया, चुन्नू दोड़ों में झूकड़ संस्कृति हो गया के रूप में ये दिखती है पूर्व उत्तरवर्ती हड़प्पा में, और अब हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता पर हम विचार करते हैं, इस पर रिसर्च हो रहा है और इसको भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश किया गया है। जब हम हड़प्पा सभ्यता के विनाश यानी सहसा विनाश की जगह इसके निरंतरता पर हम जब विचार करेंगे तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो शहरी नगर और वाणिज्य व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ये धीरे धीरे पुनः ग्रामीण संस्कृति में बदलती चली गई, और इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो हमको ग्रामीण संस्कृति में देखते हैं, जिसको हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक काल इसके बाद आता है, उसमें देखते हैं। अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता के वो कौन से तत्व हैं जो हड़प्पा के समाज से लेकर के और आज के वर्तमान समाज तक अपनी निरंतरता को बनाए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे पशुपति शिव, मातृ देवी, लिंग पूजा और पशु उपासना, अग्नि पूजा और नाग कौल की जो प्रणाली है, ये दरअसल हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वहां से लेकर के अनवरत ये कहीं न कहीं मेरे वर्तमान सामाजिक आर्थिक प्रणाली में भी इसके अंश दिखते हैं, इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। दूसरी चीज बैलगाड़ी, नावें, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों में प्रचुर मात्रा में उपयोग किया, क्योंकि मृण मूर्तियों पे इसके तमाम चित्र मिले हैं और वो आज तक निरंतरता में। बैलगाड़ी तो हमारे कृषक समाज का आधार ही था करीब 2 दशक 3 दशक पहले भारत में। तो हड़प्पा सभ्यता की ये विशेषताएं परवर्ती चरण में भी चलती रही हैं और जो आज के भी सिम्टम्स में दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का उदय, उसका विस्तार और पतन, इन तीनों को हम की सम्यक विवेचना हम कर चुके हैं। तो अब ये बात समझनी है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नया युग कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, जिसको ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। यह ग्रामीण संस्कृति थी। इसकी विशेषता थी पत्थर और तांबे के औजारों को एक साथ उपयोग में ये लोग लाते थे। अब पत्थर और तांबे के औजारों को साथ साथ ये लोग प्रयोग करते थे, और हम देखते हैं कि ये सर्वप्रथम औजार के रूप में इंसान ने तांबे को उपयोग में लाया। अगर किसी धातु, हम ये सवाल करें कि आखिर वो कौन सी धातु थी जिसको इंसान ने सबसे पहले औजार के रूप में प्रयोग किया, तो वो तांबा थी।
ये लोग ग्रामीण समुदाय के लोग थे, ताम्रपाषाणी संस्कृति के लोग, और इनका जो क्षेत्रीय विस्तार था वो पूर्वी राजस्थान में आहार और गिलुंद है, पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा की संस्कृतियां हैं, और महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति है, जहां पर ताम्र पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है कि काले एवं लाल मृदभांड जो है इस काल की संस्कृति को पुरातात्विक बल प्रदान करते हैं। जैसे अतरंजी खेड़ा से काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं, इनकी बाहरी सतह पर चमकदार पॉलिश हुई थी। ये क्या दिखा रहा है कि जो इंसान है मृदभांडों पर पॉलिश करने की भी कला सीख रहा है और उनके आकार और सुंदरता को भी बढ़ा रहा है। दूसरा, चित्रित धूसर मृदभांड भी इस संस्कृति के अहम हिस्से, और अहिच्छत्र और मथुरा की खुदाई में ये मृदभांड मिले हैं। कई क्षेत्रों में उत्तरी कालीन मृदभांडों के साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांडों का मिलना यह दिखाता है कि इस ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का विस्तार, इसके उपयोग और इसकी तकनीक को कैसे इंसानों ने स्वीकार किया या अपनाया। अब हम देखते हैं, प्रयोग में लाते हैं, काले मृदभांड प्रयोग में लाते हैं और सिलेटी मृदभांड का प्रयोग करते हैं। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इनके द्वारा प्रयोग किए गए पाषाण उपकरण हथियार, तांबे का प्रयोग, चित्रित और काले धूसर मृदभांड के आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं। और हम हड़प्पा संस्कृति से और इनकी संस्कृति में जो गैप है, जो बदलाव आ रहा है, कि जहां पर वो शहरी सभ्यता थी, विभिन्न या जो कारणों की चर्चा मैंने किया जिनकी वजह से वो सभ्यता, शहरी सभ्यता का पतन हुआ, वो अब ग्रामीण संस्कृतियों में वो बदल गई। और जब ग्रामीण संस्कृतियों में बदल गई तो अब ये संस्कृतियां, जैसा कि है कि हड़प्पा के पतन के बाद से 600 BC तक खुदाइयों में विभिन्न स्थानों से मिली है। लेकिन यही वो समय है जब भारत में आर्यों का आगमन होता है और वैदिक संस्कृति का भी उत्थान होता है। तो दरअसल ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के पृष्ठभूमि में ही अब हम क्या देखेंगे कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के बाद एक वैदिक युग आता है, और इस वैदिक युग की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मान्यताएं क्या थी, और इस समय के लोगों का जीवन यापन कैसा था, धार्मिक मान्यताएं कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था किस स्तर की थी, इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वास्तव कि ये वैदिक युग क्या है। सबसे पहले हम आर्यों की बात करते हैं। मैक्स मूलर एक विद्वान थे, उनका मानना है कि आर्य शब्द का अर्थ जाति या प्रजाति से बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका अभिप्राय भाषा से है। और बाद में विद्वानों ने, भाषा विद्वानों ने जब अध्ययन किया तो बताया कि भाई यूरोप की और आर्यों की जो भाषा है इसमें एक तरह से समरूपता है। एक विद्वान थे के अरग, उन्होंने 1767 में ग्रीक और यूनानी लैटिन भाषाओं का गहन अध्ययन किया और आर्यों की मूल भाषा जो संस्कृति थी उसका अध्ययन किया। तो उन दोनों के बीच में उन्होंने गहन अंतर संबंधों को पाया। तो भाषा के आधार पर एक ये आर्यों की पहचान की जा सकती है। विलियम जोन्स पहले पुरातत्व शास्त्री थे जो 1786 में इस मान्यता का विस्तार करने की वैदिक संस्कृति और यूरोप की कुछ अन्य प्रमुख भाषाएं जैसे इटालियन, यूनानी, लैटिन, जर्मन आदि, पाश्तो, ये कहीं न कहीं आर्य परिवार की ही भाषा। और आपको याद होगा कि जब हिटलर जो है जर्मन आर्य की बात करता है तो उस बात से भी इस बात को बल मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषाई आधार पर समान भाषा समूह से संबंधित इस प्रजाति समूह को हिंद यूरोपियन आर्यन के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा इतिहास का सवाल ये हुआ कि भाई आर्य लोग कौन थे, उनका मूल निवास कौन था। तो एक पंडित गंगानाथ झा हैं, उन्होंने तो कहा कि ब्रह्मर्ष देश को आर्यों का मूल निवास माना गया है। ऐसे DS त्रिदेव थे, उन्होंने मुल्तान स्थित देविका को आर्यों का मूल निवास स्थान, कल्ल थे, LD कल्ल थे, कश्मीर तथा हिमालय को मूल स्थान बना। तो दरअसल भारतीय उत्पत्ति के
आर्य के सिद्धांत को बहुत बल नहीं दिया जा सकता। बलूचिस्तान से ब्राह्मी भाषा का पता चलता है, दक्षिण परिवार की भाषा थी, जो इस बात का सूचक है कि संपूर्ण भारत अथवा कम से कम उसका एक बड़ा समूह भाषा की दृष्टि से अनार्य था। इसका मतलब आर्य लोग बाहर से आए। बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट रूप से लिखा कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में थे और उसके आधार के रूप में उन्होंने ऋग्वेद का एक सूक्त मतलब किया कि उत्तरी ध्रुव में एक स्थान है जहां पर दीर्घकालीन उषा की स्तुति की मिलती है, उत्तरी ध्रुव में। तो उन्होंने कहा कि ये आर्य लोग भी जिस दीर्घकालीन उषा का की स्तुति कर रहे हैं वो चूंकि उत्तरी ध्रुव में मिलती है तो ये उनका वहां का निवास स्थान रहा होगा। अभी मैंने चर्चा करा था कि मध्य एशिया में एक बोगज को यह अभिलेख मिला है जिसपे इंद्र, मित्र, वरुण और नासक इन 4 देवताओं के नाम मिलते हैं 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और वो वही देवता कामोदेश आर्यों के देवता हैं। तो इस आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम सैंधव क्षेत्र नहीं बल्कि मध्य एशिया के क्षेत्र से आर्य यहाँ पर आए होंगे या इधर की तरफ उन्होंने रुख किया होगा। मैक्स मूलर आर्यों के निवास स्थान को एशिया मानते हैं और इसी तरह से गार्डन चाइल्ड इसको कहते हैं कि भाई आर्य लोग जो है दक्षिणी रूस में थे। उसके लिए उन्होंने पुरातात्विक एवं भाषा शास्त्रीय सामग्री को एक आधार बनाया। दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान था और अधिकतर संगत वो इस बात को इस आधार पर मानते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास था वहां पर दक्षिणी रूस और उसके आसपास जो दीर्घकालीन उषा की बात तिलक करते हैं उससे इस बात को बन मिलता है। और ऋग्वेद में आर्य शब्द को 33 बार आया है। पूरे इस वैदिक वाङ्मय को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक ऋग्वैदिक युग और दूसरा उत्तर वैदिक युग जिसको लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में इतिहासकारों में एक सहमति बनी है कि 1500 BC ईसी लेके 1000 BC के बीच ऋग्वैदिक काल था जिसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद को कदाचित कुछ पुरातात्विक साक्ष्य खास करके चित्रित धूसर मर्दबांड कुछ जगह जगह मतलब की खुदाइयों से जो मिले हैं वो इस युग को एक तरह से पुष्ट देते हैं, पुरातात्विक सपोर्ट देते हैं। जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वेदों को श्रुति कहा गया है, ये अपौरुषेय है, इनका कोई लेखक नहीं है और न कालक्रम में इसको किसी ने लिखा है बल्कि श्रवण मनन निधिध्यासन जो परंपरा थी लंबे वर्षों में जब गुरु ने किसी की स्तुति की और मंत्र विकसित किया तो वो मंत्र अपने शिष्यों को रटा दिया, वो शिष्य अगली पीढ़ी को दे दिया और बाद में फिर जो है ये जो कंठस्थ किए गए थे श्लोक उनको लिपिबद्ध कर दिया वेदव्यास ने। तो 4 वेदों में जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इस संहिताओं का एक तरह से संकलन किया गया। ऋग्वेद पीरियड जो है उसकी जो हम देखते हैं कि 10 मंडल है इसमें, तो 1, 8, 9 और 10वां मंडल जो है बाद के छेदक के रूप में माने जाते हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल तो निश्चित रूप से बाद में जोड़ा गया है, बाकी मंडल प्राचीन है 7 से लेकर के 2 से लेकर के 7 तक। और ऋग्वेद में अनेक संहिताएं हैं, जैसे हमने शाकल संहिता की बात करते हैं। ऋग्वेद को अगर हम ईरानी ग्रंथों के साथ उसकी तुलना करें तो जैसे अवेस्था की भाषाओं में काफी समानता है। तो ये मतलब ऋग्वेद का मूल आधार है। पहले और 10वें जो मंडल है उसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों में मनु, शिशि, प्रतिष्ठा नामक पुरुषों की ऋषाएं संकलित है। लोक मुद्रा का नाम सर्वश्रेष्ठ स्त्री के लेखकों में आता है और इसके साथ ही घोषा, अपाला और लोक मुद्रा जैसी स्त्रियों का नाम ऋग्वेद के मंत्रों में आता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि कहाँ थी, भारत की किस भौगोलिक सीमा में ये बसाव किए थे। तो आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान एवं गंगा घाटी था। मुख्य भूमि सप्त सैंधव प्रदेश था। ये जो झेलम, बिसस्ता, चिनाब, पुरुषनी, सरस्वती ये जो नदियां हैं हिमालय के पर्वत से निकलने वाली ये 7 नदियां, यही सप्त सैंधव प्रदेश इन आर्यों का मूल निवास था। और ये पंजाब और पाकिस्तान के आसपास ये
क्षेत्र फैला हुआ था। ऋग्वेद श्लोकों में, ऋग्वेद की ऋचाओं में स्पष्ट रूप से हिमालय का वर्णन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से वो लोग परिचित थे। हिमालय की एक छोटी मंजुवंत पर्वत का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है, जहां पर सोमरस मतलब ये लोग प्राप्त करते थे, ऐसा विवरण जो है मिलता है। पश्चिम की ओर कुंभा, काबुल और कुर, गोमती और सुवास नदियों का वर्णन इस ऋग्वेद में मिलता है। अब आज हम देखते हैं कि हम ऋग्वेद का काल निर्धारण और ऋग्वेद की भौगोलिक सीमा का निर्धारण कर चुके हैं। तो अब जाहिर है कि हम देखेंगे कि इनका राजनीतिक संगठन कैसा था। ऋग्वैदिक आर्यों को पंचजन्य कहा गया है। पंचजन्य इसलिए कहा गया है कि अनु, वृद, युद्ध, कुरु और तुर्वस ये दरअसल आर्यों के कबीले थे जो कई जनों में विभक्त। इनका अधिपति राजा था और राजा जो है साम्राज्य यानी भौगोलिक सीमा पर जो है ऋग्वैदिक राजा शासन नहीं करता था, बल्कि उसको राजन कहते थे और वो अपने कुल पर शासन करता था। कुल को कुलक कहते थे, ग्राम को ग्रामणी कहते थे, विश्व को विष्पत कहते थे और जन को राजन कहते थे। तो कहने का मतलब ऋग्वैदिक आर्यों में राजनीतिक संगठन की जब बात करते हैं तो राजा की जो सीमा थी वो क्षेत्रीयता से नहीं जुड़ी थी, बल्कि वो अपने कुल पर काम करता था। और इस कुल के रूप में राजा के दो काम होते थे। एक तो हरे घास यानी चारागाह के मैदानों को सुरक्षित करना, दो कुलों के बीच में जब युद्ध होता है तो उसका नेतृत्व करना और अपने कुल की रक्षा करना, ये राजा के प्रमुख काम होते थे। और देश या राष्ट्र के लिए जो है राष्ट्र शब्द आया है, लेकिन ये राष्ट्र संप्रभुता यानी क्षेत्रीयता से जुड़ा हुआ नहीं था। दशराज युद्ध का विवरण वेदों में मिलता है। भारतों के राजा सुदास थे और उनके पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिनमें पंचजन्य के अतिरिक्त 5 लघु जातियां थी जो संभवतः भारत में पहले से ही रही होंगी, अनिल, पश्त और भलाना, शिव और विषिपति जैसे। विश्वामित्र इस 10 राजाओं के पुरोहित थे और मुद्रा राक्षस युद्ध में सुदास की विजय होती है और जो ऋग्वैदिक समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध था। मतलब 10 राज युद्ध जो है ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण घटना है, विवरण है। और सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच ये सुदास निवास स्थान करता था। अगर राजा की स्थिति की बात करें तो राजतंत्र था और राजा को जन का रक्षक माना जाता था। अभी मैंने बताया दुर्गों का भेदन करने वाला कहा गया है, पूरा भेक्षा कहा गया है। और युद्ध के वातावरण में सेना और जाति का नेतृत्व करने के लिए जनसंख्या का धीरे धीरे विस्तार हुआ। राजा का पद दैवीय नहीं था, यह ध्यान रखने की बात है, बल्कि कबायली मुखिया के रूप में जाना जाता था। यद्यपि राजा का पद दैवीय नहीं था, फिर भी अनुवांशिकता की बात इसका कुछ इसमें दिखता है। राजा भूमि का स्वामी नहीं था, यह हमने अभी स्पष्ट किया। वो प्रधानता युद्ध का नेता होता था और सभा और समिति राजा पद के महत्वाकांक्षाओं को, निर्णयों को सीमित करते थे। आपको यह समझना है कि सभा एक तरह से उच्च एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी और उच्च कुल के व्यक्ति ही इसमें भाग ले सकते थे और समिति सर्वथा साधारण की सभा थी। तो यद्यपि राजतंत्र में क्षेत्रीय अवधारणा नहीं जुड़ी थी, फिर भी राजा सामूहिक निर्णय लेता था और सभा एवं समितियों के निर्णयों से राजा कहीं न कहीं बंधा हुआ था। सेनानी, ग्रामीणी और अस्पर्श जैसे कुछ पदों की बात आती है। मृत्यु दंड की प्रथा जो है नहीं थी, बल्कि शारीरिक दंड और जुर्माना वैदिक समाज में दिया जाता था। अगर हम सामाजिक जीवन को देखें तो ऋग्वैदिक आर्यों के सामाजिक जीवन का जो आधार था वो परिवार था और परिवार का मुखिया राजा पिता होता था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ व्यवसाय के साथ चैन से हुआ है। दशम मंडल के पुरुष सूक्त में जो है शूद्र शब्द का विवरण मिलता है। सती प्रथा के प्रचलित होने के उदाहरण नहीं मिलते हैं, बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलते हैं, बल्कि औपचारिकता पूरी करने के लिए सांकेतिक रूप से रानी चिता पर लेटती थी, पुनः उनसे उठने के लिए कहा जाता था। ऐसा दशम मंडल में विवरण मिलता है और संभवतः यह क्षेपक है
जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया, बाद में जोड़ा गया था। विधवा विवाह नहीं होता था, फिर भी संतान की प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा का साक्ष्य इस वैदिक वाङ्मय में मिलता है। स्थितियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन करते थे ये, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्य लोग जो है एक साधारण जीवन था। आर्यों के वस्त्र में दो तरह की चीजें थी, जैसे नीबी कमर के नीचे पहना जाता था और बासव कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था, और अर्धवास का उपयोग करते थे। ऊपर से धारण किया जाने वाला एक ओढ़नी था जो कमोबेश आज तक की परंपरा में चली आ रही है। प्रसाधन की कला से परिचित थे और नाई को बाप्ता कहा गया है। ये शब्दावली जो है वैदिक वाङ्मय में मिलती है। जब आर्यों के मनोरंजन और आमोद प्रमोद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण उनका पूर्णतः उपयोगितावादी था। वो रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे, जुआ खेलते थे, पाशा खेलते थे, और प्रमुख मनोरंजन के ये साधन हुआ करते थे। पाशे की बात मैंने किया तो अभी इंडस वैली में बताया था कि इंडस वैली के प्राप्त पुरातात्विक स्रोतों में से पासे मिले हैं, तो कहीं न कहीं वो निरंतरता यहाँ पर दिख रही है। कृषि एवं पशुपालन आर्थिक जीवन के आधार थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा गया है, इसे क्षेत्र भी कहा जाता था, और फल का उल्लेख है जो संभवतः लकड़ी का होता था। ध्यान देना कि ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे के फाल का ज्ञान नहीं है, बल्कि वो लकड़ी के फाल का उपयोग कर रहे हैं। जौ और धान्य का उल्लेख मिला है, और ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा मतलब इतिहासकारों का मानना है। गायें ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। जैसे गब दुहिता पुत्रियों को कहा जाता था। समय के मेजरमेंट के लिए, टाइम के लिए गोधूली को लिया जाता था, और गायों की चोरी को बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। गायों की रक्षा के लिए तमाम देवताओं की स्तुति की जाती थी। तो इस प्रकार से गायें और विनिमय प्रणाली इन मतलब ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख आधार थे। हम देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक मंत्रों में 24 बार कृषि शब्द आया है, और व्यापार एवं वाणिज्य को पणी लोग करते थे, पणी वर्ग के लोग आते थे। निश्च का उल्लेख हुआ है, जो संभवतः हार जैसी चीज रही होगी, स्वर्ण आभूषण रहा होगा। और समुद्र शब्द आया जरूर है, लेकिन संभवतः आर्य लोग समुद्र से परिचित नहीं रहे होंगे। इसे एक विशाल जलराशि के रूप में ही उन्होंने समझा होगा। एक स्थान पर राधा कुमुद मुनिवर जी ने लिखा है कि भाई ऋग्वेद में एक जगह पर मंजुवंत पर्वत की बात की गई है, और अभी मैंने चर्चा करा था कि मंजुवंत पर्वत हिमालय की एक चोटी थी जहां पर सोम रस की बात मतलब स्वीकार की जाती है। ऐसे ही विवरण में एक बड़े जलयान की बात को स्वीकार की गई है, और वो जलयान समुद्र में अथाह जल में भटक गया, तो अश्वन कुमारों से प्रार्थना करने का एक प्रसंग जो है मिलता है कि भाई हमारे जलयान की रक्षा कीजिए। तो इसी तरह से व्यवसाय में कोई पद अनुवांशिक नहीं हुआ था, बल्कि तक्षा को बढ़ई के रूप में जाना जा रहा है, और कर्मा को धातु कर्म करने के रूप में जाना जा रहा है। जुलाहे थे। आयश की बात यहाँ पर हो रही है। आयश धातु का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, जिससे बर्तन आज बनाए जाते थे। आयश की पहचान संदिग्ध है। कुछ लोग इसे तांबा कहते हैं, कांसा कहते हैं, कुछ लोग लोहा भी बताते हैं, मतलब लेकिन अभी लोहे का स्पष्ट पुष्टि इस वैदिक वाङ्मय में नहीं दिख रही है। अब आते हैं धर्म पर। हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो बहुदेववाद के दर्शन यहाँ पर होते हैं, और जो बाद में एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति में बदलता दिखता है। आर्यों का प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधि है, जिनका मानवीकरण किया गया है। हमने देखा कि आर्य लोग प्रकृति की जिन चीजों को आश्चर्यजनक समझे, जिन गुत्थियों को वो नहीं सुलझा पाए, उन्हीं का दैवीकरण कर दिया। प्रकृति का दैवीकरण किया गया, मानवीय एवं अलौकिक दृष्टि उनकी है, और जीवन में युद्ध का अत्यधिक महत्व, युद्ध के कारण जो है इंद्र देवता का व्यापक चलन, व्यापक महत्व ऋग्वैदिक युग में दिखता है। करीब 250 मंत्र ऐसे हैं जो इंद्र को समर्पित है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुख था। हम देखते हैं कि आर्यों के सभी देवता, जो जैसे इंद्र हो गए, अग्नि को एक तरह से मिलाने वाला देवता माना जाता है। जब हम कोई भी हव्य देते हैं तो देवताओं तक वही लेके जाती है।
तो इंद्र, अग्नि, ये सारे देवता उनके लौकिक हितों की पूर्ति के लिए है। और वही बात जब हम कहते हैं कि तमाम जो यज्ञ हो रही है, कर्मकांड हो रही है, इसके पीछे भी लौकिक यानी इस देश युग में हम सुख शांति प्राप्त कर सके, यही उद्देश्य है। और बाद के वर्षों में देखते हैं कि उपनिषद काल तक आते आते वैदिक धार्मिक देवताओं के जो मंतव्य है धर्म के देवताओं के प्रति, उसमें बदलाव होता है। यहाँ यह लौकिक की जगह पारलौकिक चिंतन की बात दिखती है। जितने उपनिषद हैं, कठ, मांडूक, यहाँ पर आत्मा, परमात्मा, ईश्वर जैसे जो अमूर्त चिंतन है, उसकी धारा एक शुरू होती है। तो कहते हैं कि वैदिक धर्म तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की मांगों के विपरीत जब पढ़ने लगा तो उपनिषदों में इसका विद्रोह हमें दिखता है। ये सारी चीजें हमको दिखती हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक पीरियड का जो धर्म है, समाज है और राजनीति है। तो राजनीति को कहा तो सामाजिक रूप से अर्ध काबिलाई, खानाबदोश, यायावर समाज था जो घुमंतु और चरवाहे थे। कृषि प्रणाली ऋग वैदिक समाज में मध्यम है। धर्म के प्रति मान्यताएं उनकी इहलौकिक हैं। और उत्तर वैदिक काल में आते आते वो धर्म के प्रति और व्यवहारिक हो जाते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए।